बेंथम तथा जेएस मिल दोनों को मिलाकर ही पढ़ा जाता है। अच्छा, उस दिन अरस्तु का लिखवा दिया था। कैसे? बेंथम का उपयोगितावादी नैतिकता। फिर इसके बाद इसमें जो है मिल द्वारा सुधार, ना बेंथम ने कहा सुधार किया, मिल ने। तो उसी को लिख रहे हैं, मिल द्वारा सुधार या मिल द्वारा संशोधन। इसी को हम लोग बोलते हैं सुखवादी दर्शन। कभी सुखवादी दर्शन भी आए तो यही लिखना है। और फिर मिल द्वारा सुधार या संशोधन, फिर इसका मूल्यांकन। ये दोनों मिलाकर ही पूछता है, पूछा भी था पिछली बार। तो इसको सुखवादी दर्शन में बल्कि इसका भूमिका लिखवा देता हूं। फिर इसका विशेषता, इसको बोलते हैं हीडोनिज्म। सुखवादी दर्शन का मतलब हीडोनिज्म। अब समझिए, देखिए बेंथम जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थन करने का मतलब ये हुआ कि वह जो है वो देखा जाए तो मात्रात्मक सुख की बात करता है, और ये कहता है कि जो सुख है वो बाहरी वातावरण से उत्पन्न होता है। सुख बाहरी वातावरण से उत्पन्न होता है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं जैसे इंद्रियों द्वारा प्राप्त जो सुख है उसको वह विशेष महत्व देता है, और ये मानता है कि सुख ही जो है अच्छे बुरे का, नैतिक अनैतिक का मापदंड होता है। पहले मैं बेंथम को बताता हूं, फिर लिखवा दूंगा। तो बेंथम जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात करता है, बाहरी सुख की बात करता है। एक तो भाई आंतरिक सुख की बात होती है और एक बाहरी सुख की बात होती है। तो बेंथम जो है बाहरी सुख पर बल देता है, और वो कहता है कि मात्रात्मक जो सुख है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक सुख के महत्वपूर्ण का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए राजनीतिक सुख है, भौतिक सुख है। मान लीजिए वो कहता है कि जो सुख है उसको हम लोग मापन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आलू प्याज को हम लोग 2 किलो 4 किलो मापते हैं, वैसे वो कहता है कि हम सुख का मापन कर सकते हैं। सुख में कितनी तीव्रता है, सुख की कितनी अवधि है, कितनी निश्चितता है, कितनी समीपता है, कितना उत्पादन है, कितना शुद्ध सुख है, प्योर सुख कितना है, सुख में कितना विस्तार है,
इन आधारों पर कहता है कि सुख को हम माप सकते हैं। तो वो कहता है कि सुख दुख का जो स्रोत है वो बाहरी वातावरण से ज्यादा है, और बाह्य सुख तभी बढ़ेगा जब राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा। तो वह अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात करता है, और राज्य को भी ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख मिल सके। तो उसने ये कहा कि पहले भूमिका लिखवाता हूं, क्योंकि एक एक करके पॉइंट पे लिखवा दूंगा। पहले भूमिका लिख लीजिए। चालय बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करता है। बेंथम मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करता है और सुख को बाह्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। सुख को बाह्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। सुख को बाह्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। बाह्य दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। सुख ही अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक, सुख ही अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक कार्यों का मापदंड है। सुख ही अच्छे बुरे नैतिक अनैतिक कार्यों का मापदंड है। और यह सुख प्रकृति, यह सुख प्रकृति के वातावरण में प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है और मानता है कि प्रत्येक वस्तु अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है, और मानता है कि प्रत्येक वस्तु और मानता है कि प्रत्येक वस्तु सुख देती है या दुख, और मानता है कि प्रत्येक वस्तु सुख देती है या दुख। सुख देने वाली वस्तु अच्छी है और दुख देने वाली वस्तु बुरी है। सुख देने वाली वस्तु अच्छी है और दुख देने वाली वस्तु बुरी है। अब इसका विशेषता, पहला जी देखिए, अभी जैसे हम बताए कि बेंथम सुखवाद में विश्वास किया और माना कि सुख में केवल जो है मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर कुछ नहीं होता है। जिस काम को करने से सुख आपको मिल रहा है चुपचाप वही काम करिए, सभी सुख एक ही प्रकार का होता है। जिससे अच्छा लगता है, जो काम अच्छा लगता है चुपचाप जीवन वही करते रहिए, दूसरे को देखकर परेशान मत होइए। इसीलिए कहता है कि कविता पाठ करना और कंचा खेलना बराबर बात है। किसी को कंचा खेलने में सुख मिल रहा है तो चुपचाप कंचा खेलते रहिए,
किसी को कविता पाठ करना है, काव्य लिखना है, लिखता रहे। ये नहीं सोचना चाहिए कविता पाठ करने में अच्छा ज्यादा सुख है। जिस कार्य में आपको सुख मिल रहा है चुपचाप वही काम करिए, वही मापदंड है। नंबर 1, बेंथम ने सुखवाद में विश्वास किया। बेंथम ने सुखवाद में विश्वास किया। विशेषता नंबर 1, बेंथम ने सुखवाद में विश्वास किया और माना कि सुख में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। और माना कि सुख में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। सुख में केवल मात्रात्मक अंतर है, गुणात्मक नहीं। अर्थात सभी सुख एक ही प्रकार के होते हैं। अर्थात सभी सुख एक ही प्रकार के होते हैं। सभी सुख एक ही प्रकार के होते हैं। इसीलिए कहता है कि पुष्पिन खेलना, मतलब कंचा खेलना, गांव में नहीं कंचा लोग खेलते हैं, पुष्पिन खेलना, पुष्पिन, उसको पुष्पिन कहा जाता है। उसने पुष्पिन शब्द लिखा। पुष्पिन खेलना लिख दिया हूं। पुष्पिन खेलना, उसके अनुसार पुष्पिन खेलना तथा काव्य पाठ में कोई अंतर नहीं है। में कोई अंतर नहीं है। तो कहता है कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना काव्य पाठ करना। कंचा खेलने में आनंद आता है, चुपचाप कंचा खेलते रहिए। कविता पाठ करने के चक्कर मत पड़िए, सब सुख बराबर ही है। हाँ, एकदम सही बोले कि जो है ऋण लेकर घी पियो, चारवाक दर्शन करता है। तो हमें कहते हैं कि सुखवादी दर्शन, इसीलिए तो उसको देखिए सुखवाद हीडोनिज्म कहा गया है। कि वो कहता है कि जितना कंचा खेलना अच्छा है उतना ही जो है वो देखा जाए तो काव्य पाठ करना अच्छा है। हाँ, मात्रात्मक सुख, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, चुपचाप तराजू पर कोई काम करते हैं, चुपचाप तराजू पर रख कर देख लीजिए। मान लीजिए ये काम है तो इसकी मात्रा ज्यादा, हमको ज्यादा सुख मिलेगा, चुपचाप वही काम करिए। जिसमें कम सुख मिलेगा, मान लीजिए इसमें ज्यादा सुख मिल रहा है, ये काम करिए। इसमें कम सुख मिल रहा है, इसकी मात्रा कम है, मत करिए। ऐसे बताया कि हम लोग इसका मापन भी कर सकते हैं। तो इसने कहा कि एक विधि भी इसने बताया जिसको हम लोग कहते हैं फेलिसिफिक कैलकुलस। फेलिसिफिक कैलकुलस का मतलब ये होता है कि सुख मापक विधि, अभी लिखवा देता हूं। सुख मापक विधि, सुख मापक विधि का मतलब यह है कि सुख का मापन किया जा सकता है। और इसने बताया कि ऐसा है कि कोई भी सुख है तो उसमें जो है देखा जाए तो हम लोग को देखना चाहिए कि उसकी अवधि कितनी है, उसमें तीव्रता कितना है, निश्चितता कितना है। इन सब आधारों पर सुख का मापक हम लोग कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अनुसार सुख का मापन किया जा सकता है। इसके अनुसार सुख का मापन किया जा सकता है। सुख का मापन किया जा सकता है। किसी कार्य को करने न करने के लिए, किसी कार्य को करने या न करने के लिए सुख मापक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सुख मापक विधि का प्रयोग किया जा सकता है।
विधि फैलिसिफिक कैलकुलस का प्रयोग किया जा सकता है। और कहा कि तीव्रता अवधि निश्चितता विशुद्धता विस्तार कितना हुआ? 7 है, 4 3 5 हुआ। विशुद्धता, विस्तार लिख दिए, तब क्या छूटा? समीपता का मतलब सुख कितना समीप है। मान लीजिए हमें कहते कोई ऐसा सुख है जिसका उपभोग आप कर ही नहीं पा रहे हैं, समीप नहीं न है। सुख कितना दूर है, कितना समीप है, ये भी तो चीज है। हम कहते हैं अफ्रीका में मकान बना के चले आए, रह रहे हैं इंडिया में, 2-4-10 दिन रह तो लिए होते मकान में। कितने लोग मान लीजिए रिटायरमेंट होने के बाद 70 साल की अवस्था में मकान बनाते हैं, किसके लिए? बेटे के लिए। अरे बना लीजिए समय से, 50 साल में बना के रहिए थोड़ा सा, 10-5 साल, आप भी तो उसका सुख ले लीजिए। एकदम जो रिटायर हो गए 70-75 साल में, महल बनवाए गांव में, पता चला कि मकान बना, मकान में लोग शिफ्ट हुए, 2 महीने बाद उनका डेथ हो गया। क्या फायदा हुआ? अरे बना लिए होते, पहले थोड़ा कम ही बनाए होते, चैन से रह तो लिए होते। उस मान लीजिए पैसा जीवन में कमाए, खूब मेहनत किए, थोड़ा सा कुछ खा और तो लिए होते ढंग से, नहीं कुछ पहनो तो लिए होते, जो शौक होता कुछ पूरा तो कर लिए होते। पैसा कमा के समय बैंक में रख दिए, निकल लिए। गांव देहात में देखते तो है क्या होता है, पैसा रखा ही रह जाता है। तो ये कहता है कि वो सुख जो है कितना है, कितना सुख आपके नजदीक है, कितना सुख दूर है। और कौन सा बच गया? अवधि हो गया, तो 7 हो गया। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, समीपता, उत्पादन कि सुख भी उत्पादन करता है। मान लीजिए हमें कहते हैं आप IAS अधिकारी बन गए, तो परिवार के लोग भी तो उसका सुख उठाते हैं, गांव के लोग भी तो सुख उठाते हैं। ये क्यों भूल गए? आप अधिकारी हैं तो गांव के लोग सुख नहीं उठाते हैं? कोई काम पड़ता है, देखिए थाने में जाके बोलते हैं बात कराऊं, देखिए दरोगा से बोलते हैं बात कराऊं, अभी FIR कर रहे, लिख रहे, तुम लिख नहीं रहे हो। उत्तर प्रदेश देखिए, गांव के सब लोग नंबर रखे रहते हैं, उसकी मतलब नहीं है, वो उनको सुख है ना। मान लीजिए देखिए अधिकारी है, गांव में 4-5 अधिकारी हैं, 10 अधिकारी हैं, तो गांवों में सड़क भी ठीक ठाक बन जाता है। अरे भाई मान लीजिए हम इन लोगों के गांव में बहुत अच्छी सड़क है, जाने आने का बढ़िया, साल भर 2 साल में बन ही जाता है। वो कोई ना कोई अधिकारी जाता है, मान लीजिए कोई ना कोई रहता है अधिकारी, परिचय कराता है, फोन करके बोल दिया जाता है, अरे यार मेरा ही गाँव है, थोड़ा देखना, अरे बन जाएगा एकदम बढ़िया, इस पर सड़क बनवाता हूँ बढ़िया। ये बताइए गांव के लोग भी तो सुख उठाए, कोई काम गए तो मान लीजिए हो भी जाता है। तो हमें कहते हैं कि ऐसा सुख जो अन्य लोग भी तो उसका उत्पादन से लाभ उठा रहे हैं, केवल आप ही नहीं लाभ उठा रहे हैं। हाँ सब लोग, मतलब कि उत्पादन उसका कितना हुआ ये बताइए। हमें कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब प्रधानमंत्री थे, तो उनके बच्चे लोगों को जो है देखा जाए तो आज नाम का मोहताज छोड़ रहे हैं। भाई इतना ही कहना काफी है कि लाल बहादुर शास्त्री के हम लड़के हैं। तो उसमें लिख रहे थे ना 7 आधारों पर सुख के बारे में मापन किया जा सकता है। हाँ, आधारों पर सुख को मापा जा सकता है या निर्णय किया जा सकता है। किसी पर देखिए, उसने कहा कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसका मतलब
कि राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुखी हो सके, क्योंकि कानून जो है वो देखा जाए तो ऐसा बने जिससे बहुमत को सुख हो सके, अधिकतम व्यक्तियों को के लिए उपयोगी हो सके। तो तब इसी का तो निदान राल्स ने किया, तभी तो ये सब पढ़ाने के बाद हम लोग राल्स पढ़ाते हैं, तभी तो आप लोगों के एथिक्स में राल्स का क्वेश्चन आया भी है। लेकिन राल्स को तभी तो हम लोग सामाजिक न्याय का चैंपियन कहते हैं, कारण उसने सब समस्या का निदान कर दिया, तभी तो ऐसा हुआ, तभी तो हम लोग ये सब पढ़ा उड़ा के अब ठीक करके ले जा रहे हैं आगे पढ़ाने के लिए। लिखिए, अब पहले ही दिन राल्स पढ़ा दूंगा तो आपको कुछ समझ थोड़ा ना आएगा, जब ये सब जानेंगे तब तो उसका निदान आपको समझ में आएगा कि क्या निदान हुआ। अभी मैं बेंथम बता रहा हूं, बेंथम जब मैं समझाऊंगा तभी तो जी.एस. मिल समझ में आएगा, सब कड़ी है ना एक दूसरे का। आया भी होगा क्वेश्चन, देखिएगा कि सुख के कौन से मापदंड हो सकते हैं, पूछा था 2-3 साल पहले, इसी का क्वेश्चन था ये। जो मान लीजिए थिंकर नहीं पढ़ा तो अपने हिसाब से लिखा कि भाई सुख का मापदंड अपने हिसाब से आप लिख रहे हैं, कहां से नंबर देगा? वो पूछ रहा है थिंकर, वो पूछ रहा है थिंकर। कितना लोग जी.एस. मिल पढ़ाते हैं? जो थिंकर जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, चाहे जिसका मान लीजिए फिलॉसफी सब्जेक्ट है, चाहे इस तरह से, वो थिंकर चाहे तो अच्छा पढ़ा देगा। एक आदमी भालू का सुख नहीं, भगवान रामचंद्र ने जो है अपनी क्षमता से, भगवान का मतलब होता क्या है? भगवान का मतलब है कि मनुष्य की परिधि से बाहर जाकर व्यक्ति जो है जब ऐसा कार्य करना शुरू कर देता है जो मनुष्य के क्षेत्राधिकार के बाहर होता है, उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जैसे हनुमान जी, दुर्गा जी, ईसा मसीह। व्यक्ति की मान लीजिए आपकी सीमा है, आपकी सीमा क्या है? आपकी सीमा है कि मनुष्य लोग जो कार्य करते हैं उतना आप कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए उससे सीमा से बाहर जाकर जब काम करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग भगवान कह देते हैं, भाई भगवान कह देते हैं ना। तो रामचंद्र भगवान इसीलिए तो कहे गए, चाहे ईसा मसीह, चाहे मान लीजिए पैगंबर साहब, गुरु नानक साहब, इसीलिए तो भगवान की श्रेणी में आ गए लोग। बुद्ध भगवान थे तो मनुष्य ही, काम इन्होंने जो है अपनी बियॉन्ड जाकर कर दिया। लिखिए अगला पॉइंट नंबर 3, बेंथम मानता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अतः राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए, अतः राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए, राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो, जो अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। इसी को समझिए। बेंथम मानता है कार्य का परिणाम सुखदायक होना चाहिए। कोई कार्य करते हैं और कार्य सुख ही नहीं दे पा रहा है, क्या फायदा? मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई पढ़ने के बाद कुछ सुख ही ना मिले, मत पढ़िए, लिखिए। जीवन में दुखी उठाते रह गए जो आप कर्म किए। तो कहता है कि ऐसा है कि कार्य का परिणाम सुखदायक होना चाहिए और कहीं न कहीं जो है कार्य करने के बाद कुछ मात्रात्मक सुख प्राप्त होना चाहिए। तो उसने जो है आंतरिक और बाह्य सुख में कोई अंतर नहीं किया। भाई मैं कहते हैं सुकरात जो है आंतरिक सुख के लिए, मान लीजिए जहर पी लिया, और आजकल का व्यक्ति रहता तो क्या कहता? पहले मंत्री बनाइए, छोड़िए, हटाइए। उसको तो महामंत्री बना ही रहा था वो, ऐसा थोड़ा कि महामंत्री नहीं बना रहा था। उसे बोला नहीं हम जहर पिएंगे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। आज लोकतंत्र की रक्षा नहीं हुआ, फिर कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा तो
मैं तो जहर पीऊंगा। राजा कहा ठीक है भाई पियो, चलो खत्म हो जाओ। आजकल का व्यक्ति होता तो कहता कि ऐसा है कि महामंत्री बनाइए, छोड़िए अब विरोध नहीं करूंगा। तो तभी तो आज हम लोग सुकरात को याद कर रहे हैं। वो महामंत्री बनता तो थोड़ा ना याद करते। लिखिए अगला, बेंथम के अनुसार कार्य का परिणाम सुखदायक होना चाहिए। कार्य का परिणाम सुखदायक होना चाहिए। कार्य का परिणाम सुखदायक होना चाहिए। वह आंतरिक और बाह्य सुख में अंतर नहीं करता। वह आंतरिक और बाह्य सुख में अंतर नहीं करता। आंतरिक और बाह्य सुख में अंतर नहीं करता। मात्रात्मक सुख पर ही बल देता है। मात्रात्मक सुख पर ही बल देता है। इसी पर देखिए, उसने कहा कि भाई कोई भी नैतिक कर्म जो है वो देखा जाए तो कब अच्छा है। मतलब उसने कहा कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी प्राणी है और उसे वही कार्य करना चाहिए या वही कार्य वो करता है जिससे उसको लाभ प्राप्त होता है। इस तरह बेंथम जो है स्वार्थवाद पर बल देता है। स्वार्थवाद पर बल देने का मतलब वही कि अपने स्वार्थ को सोचता है। इसलिए जो है वो देखा जाए तो जब व्यक्ति ही स्वार्थी प्राणी है तो सब लोग वही काम करेंगे जिससे उनको ज्यादा ज्यादा जो है स्वार्थ की पूर्ति हो सके। अगला पॉइंट, बेंथम मानता है कि बेंथम मानता है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है। स्वार्थी है। वह तब तक कोई कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसे लाभ न हो। जब तक कि उसे लाभ न हो वह जब तक कोई कार्य तब तक कोई कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई लाभ न हो। इस तरह बेंथम स्वार्थवाद पर बल देता है। बेंथम स्वार्थवाद पर बल देता है। बेंथम स्वार्थवाद पर बल देता है। इसे क्या समझिए, 4-5 हो गया। एक और लिखिएगा, पेज नंबर देखिए, किसी पर नोट्स होगा तो लिखा होगा उसमें, उसी बहाने पढ़ डालिएगा। एक दो और लिख डालिएगा, उसमें क्या। अब बेंथम का कभी सुखवादी दर्शन पूछेगा तो छोड़ के नहीं आना है, बस 150 शब्द का तो आता ही है। बेंथम लिखा होगा ना, 23 नंबर, पेज नंबर 23 लिखिए। ना ना कुछ नहीं, बस विशेषता लिख दी। आलोचना तो ये रहा, आलोचना तो मिल द्वारा सुधार है एक तरह से, यही क्वेश्चन आता है। अब जो है मिल द्वारा जो सुधार की बात करता है, हेडिंग बनाइए, मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद में संशोधन। मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद में संशोधन।
मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद में संशोधन, मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद में संशोधन, मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद में संशोधन। अब समझिए, जो जैसे ये उपयोगितावाद होता है, उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये पुस्तक जो है मिल का है, मिल का है। तो आप जानते हैं कि ये लोग जो है वो देखा जाए तो ऐसे समझिए कि जैसे बेंथम है, तो बेंथम का शिष्य जो है जेम्स मिल था, जेम्स मिल, और जेम्स मिल का जो पुत्र है जीएस मिल, और ये भी इसका शिष्य है और ये भी इसका शिष्य है। जेम्स मिल जाता था तो कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चे को लिवा के जाता था, चलो वहीं पर बैठ के कुछ सीखा जाएगा। तो दोनों लोग जाकर जो है वो देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई अपना शुरू किए। तो ये जो जेम्स मिल जो है थोड़ा सा कम बुद्धिमान था, उतना अच्छा नहीं, लेकिन ये इसका जो लड़का था बहुत तेज था। अब देखा जाए तो जीएस मिल ने अपने गुरु की याद में ही उपयोगितावाद पुस्तक लिखा। उपयोगितावाद सिद्धांत का जन्मदाता बेंथम। अब किताब किसका? तो जीएस मिल का। जीएस मिल ने कहा कि ऐसा है कि मैं ऐसा टाम टाम हूं जो जितनी आलोचना करना होगा मैं अपने गुरु का कर दूंगा। हाँ हाँ, उसी तरह से इसने जो है उपयोगितावाद जो मतलब अरस्तु, सुकरात का जो दर्शन है वो प्लेटो लिखता है ना। प्लेटो की आलोचना किया, लेकिन सुकरात की बातों को प्लेटो नहीं तो लिखा। सुकरात कुछ लिखा थोड़े न था। हाँ, और वो जो है देखा जाए तो आप जानते हैं कि प्लेटो का किताब पढ़ेंगे ना रिपब्लिक, एक लाइन जो है लिखा होगा कोई क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस, अब लिखा होगा कुछ, मान लीजिए जस्टिस कंसर्न वर्च्यू, अब ऐसे लिखा जो है वो देखा जाए तो प्रश्न उत्तर के हिसाब से है। प्लेटो प्रश्न करता है, सुकरात उत्तर देता है, और सब लिखा है प्लेटो ही, लेकिन सुकरात के मुख से उत्तर वो लिख रहा है, केवल प्रश्न कर रहा है। तो इसी तरह से जीएस मिल भी सोचा कि मैं जितना आलोचना करना है बेंथम का कर देता हूं, आने वाली पीढ़ी कोई आलोचना न करने पाए, क्योंकि हमारे गुरु का आलोचना होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना विद्वान तो था ही वो। तो उसने सुखवादी जो दर्शन है उसकी आलोचना किया, जितने तरह से आलोचना सोच सकते हैं सब वो लिख दिया अपने किताब, और किताब का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। इसी किताब में उसने जो है आलोचना लिखा, तो वो कहता है कि ऐसा है, सुख दुख का पूर्णतः मापन संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो यह कोई पंखा घड़ी नहीं है सुख, कि 5 किलो का सुख मिल रहा है कि 3 किलो का सुख मिल रहा है, कितने किलो का आनंद आपको मिल रहा है। तो मान लीजिए उसने कहा कि सुख दुख का मापन जो है पूर्णतः ठीक नहीं है, वस्तुगत तरीके से हम मापन नहीं कर सकते हैं। भाई एक दिन समझाया था ना आप लोगों को कि एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बताया था ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तु को देखकर, तो ये वस्तुगत है और ये विषयगत है। तो उसने कहा कि सुख दुख वस्तुगत नहीं हो सकता है, कोई प्याज या आलू नहीं है कि नाप लिए कितना सुख है। यह तो वही बता सकता है जिसने स्वयं अनुभव किया हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आप मान लीजिए आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, तो कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है ना, तो कुछ दिन तक अच्छा लगता है। जाकर किसी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी है जो कभी जीवन में किसी अधिकारी के पास नहीं गया हो, कभी मान लीजिए ज्यादा स्कूल न गया हो,
कभी सरकारी ऑफिस में न गया हो, उसको जाके बताएंगे कि हमारा नौकरी लग गया, तो बोलेगा कितना रुपया मिलेगा, तो आप बोलेंगे हमको तो केवल 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, 1.25 लाख रुपया सैलरी मिलेगा। कितने साल से तैयारी कर रहे थे, तो मान लीजिए आपने बता दिया कि हम 6 साल से लगे थे, बोलेगा मूर्ख व्यक्ति, 6 साल से लगे थे, 1.5 लाख रुपया सैलरी महीने मिलेगा, बस इतने के लिए 6 साल बर्बाद कर दिए जीवन का। हम देखो 50 लाख रुपया महीने कमाते हैं, व्यापारी व्यक्ति 50 लाख रुपया महीने कमाता होगा, लेकिन उसको क्या पता जिस दिन ऑफिस चला जाएगा ना, उस दिन वो समझ में आ जाएगा कि उसका 50 लाख रुपया रखा ही रह जाएगा। बैठ के वेट करा देता है ना अधिकारी, आधे घंटे बाद आइएगा, अब कितना में कहेंगे फला जगह बैठे रहिए चुपचाप, सबका नंबर से सुनूंगा मामला। तो बताइए, तो ऑफिस यदि नहीं गया है, तभी गया होगा तब तो तुरंत जो है बोलेगा साहब बहुत अच्छा लगा, नंबर पहले दीजिए और नंबर बदलिएगा मत, मान लीजिए। तो क्योंकि हमारा काम तो पड़ता ही है अधिकारी लोगों से, तो मान लीजिए सबको करिए, तो वो तो वही सुख बता सकता है ना जो प्राप्त किया है। कैंसर का रोगी है, मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है, हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब चलिए हटाइए, नंबर 1 लिखिए। मिल के अनुसार सुख दुख की मात्रा का, मिल के अनुसार सुख दुख की मात्रा का पूर्णतः मापन संभव नहीं है। सुख दुख की मात्रा का पूर्णतः मापन संभव नहीं है, पूर्णतः मापन संभव नहीं है। पूर्णतः मापन संभव नहीं है, क्योंकि सुख दुख का वस्तुगत तरीके से, आलू प्याज की तरह, सुख दुख का वस्तुगत तरीके से मापन नहीं किया जा सकता, वस्तुगत तरीके से मापन नहीं किया जा सकता, वस्तुगत तरीके से मापन नहीं किया जा सकता, सुख दुख का वस्तुगत तरीके से मापन नहीं किया जा सकता। यह तो वही बता सकता है जिसने स्वयं सुख का अनुभव किया हो, यह तो वही बता सकता है जिसने स्वयं अनुभव किया हो, जिसने स्वयं अनुभव किया हो, जिसने स्वयं अनुभव किया हो। जो स्वयं अनुभव किया हो, जैसे कैंसर का रोगी जैसे कैंसर का रोगी, भाई उसको दुख हो रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, देखिए अपने पिता से बहुत लगाव रखता है, कोई व्यक्ति अपने पुत्र से बहुत लगाव रखता है, अब मान लीजिए उसका अचानक डेथ हो जाता है, कष्ट होता है ना। और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए हम लोग समझा देते हैं देखिए ऐसा है, मोह माया छोड़िए, न पुत्र अपने हैं न पिता अपने हैं, सब भगवान ने बना रखा है, जब जिसको जाना होगा जाता है। मिल कहता है कि सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। पहले सुनिए, सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक भेद भी होता है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी जरूरी है। सुख जो है गुणात्मक रूप से कुछ उच्च प्रकार के होते हैं, कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक सुख को जो है मिल ने कहा कि यह भौतिक सुख है, और गुणात्मक सुख नैतिक सुख की श्रेणी में आता है, और नैतिक सुख ही वास्तविक सुख होता है, भौतिक सुख ही नहीं। वो कहता है कि संतुष्ट सुअर संतुष्ट सुकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। संतुष्ट सुकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। सुअर देखिए अपना खा पी के मस्त डग 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 घूम, यहां तो खूब घूमती रहती हैं सुअर, मान लीजिए घूम रही है, उसको कोई चिंता थोड़ी ना है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, तो मान लीजिए सुअर जो है अपना मस्त खा पी कर, कोई उसको टेंशन थोड़ी ना है। और असंतुष्ट सुकरात, असंतुष्ट मनुष्य, तो कहता है मिल
कि असंतुष्ट सुकरात जो सुअर से अच्छा है। सुअर ने मात्रात्मक सुख की बात किया है और असंतुष्ट सुकरात ने गुणात्मक सुख की बात की है। और नैतिकता का मापदंड जो है गुणात्मक सुख होना चाहिए, मात्रात्मक सुख नहीं। गांधी जी चाहते तो उनको भोजन जो नहीं मिल जाता, उतना तो कमा लेते पैसा, कोई दिक्कत थोड़ी थी गांधी जी को, चाहे अम्बेडकर साहब को, चाहे हमारे जी सुभाष चंद्र बोस को भी छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती ना। वो आईसीएस अधिकारी थे ना, चाहते तो चुपचाप अपना आईसीएस अधिकारी रहते, दबा के अपना पैसा वैसा कमाते, मस्ती से जीवन चल जाता। लेकिन देखा जाए तो देश को आजाद कराने के लिए जापान गए बेचारे, विमान हादसे में मर भी गए, हम लोग सम्मान भी उचित नहीं दे पाए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं उस व्यक्ति को ही तो हम लोग याद करते हैं, क्योंकि वो जो है गुणात्मक सुख जो है देखा जाए तो ज्यादा। देखिए नंबर 2, मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। मिल के अनुसार सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। कुछ सुखों में मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। कुछ सुख गुणात्मक रूप से उच्च किस्म के होते हैं। कुछ सुख गुणात्मक रूप से उच्च किस्म के तथा कुछ उच्च किस्म के, कुछ सुख गुणात्मक रूप से उच्च किस्म के, उच्च प्रकार के तथा कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक सुख को मिलने भौतिक सुख कहा, उसी में लिखिए, मात्रात्मक सुख को मिलने भौतिक सुख कहा और गुणात्मक सुख को नैतिक सुख कहा। मात्रात्मक सुख को मिलने भौतिक सुख कहा और गुणात्मक सुख को नैतिक सुख कहा। मात्रात्मक सुख को मिल भौतिक सुख कहता है और गुणात्मक सुख को नैतिक सुख कहा। मिल के अनुसार उसी में लिखिएगा, नैतिक सुख ही वास्तविक सुख है। नैतिक सुख ही वास्तविक सुख है। नैतिक सुख ही वास्तविक सुख है। अतः व्यक्ति को निम्न सुखों को त्याग कर, व्यक्ति को निम्न सुखों को त्याग कर उच्च सुखों को अपनाने की आवश्यकता है। निम्न सुखों को त्याग कर उच्च सुखों को अपनाने की आवश्यकता है। ये तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं आप लोग, है वही है ये। अपनाने की आवश्यकता है और उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए। मिल कहता है कि संतुष्ट सूकर आबलिक मूर्ख की तुलना में, संतुष्ट सूकर आबलिक मूर्ख की तुलना में संतुष्ट संतुष्ट सूकर आबलिक मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट मानव आबलिक सुकरात होना बेहतर है। असंतुष्ट मानव आबलिक सुकरात होना बेहतर है। अरे भाई, हमें कहते हैं कि सुकरात ने सब लोगों के लिए काम किया ना। ये बताइए, अभी बताया कि गांधी जी असंतुष्ट मनुष्य, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भाई भगत सिंह का भी तो जीवन चल जाता। उनको नहीं पता था कि हमको फांसी होगा, उनको पता ही था।
वो तो भाई जानबूझ कर कि भाई कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी आजादी के लिए, तब तो हम लोग आज आजाद हैं। और सीए का विरोध कर रहे हैं मान लीजिए। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो उसने कहा मिल लें कि सिर्फ भोजन करने से ही सुख नहीं मिलता है, कुछ जीवन का अन्य भी उद्देश्य है, वो भी करना पड़ता है। कुछ लोग देखिए भोजन करो कि अपना मस्त हो गया, बंद करो पंखा चला, हो गया जीवन का, चलने दो अब सोने दो चुपचाप, हो गया। तो कहने का मतलब उसने कहा कि केवल यही चीज ठीक नहीं है। इसी पर देखिए बेंथम ने सुख दुख का जो स्रोत बताया उसमें बाहरी स्रोतों की बात की। अब मिल ने कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बाहरी सुख ही नहीं होता, आंतरिक सुख भी होता है जिसका स्रोत आंतरिक होता है। कर्तव्य पालन की भावना, कर्तव्य पालन की भावना का मतलब यह हुआ कि भाई जो आप संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं, वो भी सुख प्रदान करता है। मानवीय भावना को भी जो है सुख का स्रोत माना जा सकता है। आप मान लिए कि हम अधिकारी बन जाएं, ठीक, आपने संकल्प लिया, सोचा, जिस दिन बनते हैं उस दिन आपको सुख नहीं मिलता है। अधिकारी अपने सुख का कितना लाभ उठाता है? अधिकारी को कोई सुख नहीं है, वास्तविकता जान लीजिए। सुबह जब से नींद खुल गया तब से ड्यूटी करता है, रात में जब तक सो न जाए तब तक ड्यूटी वो करता रहता है, और उसके बाद जो है फिर सुबह लग जाता है। घर वाले लोग भले सुख उठा रहे हैं उसका, भाई वो कितना देर रहता है बताइए? वो तो बस भटक रहा है इधर उधर अपना, जो भी बेचारा सुबह से शाम तक ऑफिस में। लेकिन कहने का मतलब उसको इतना तो होता है कि चलो हमने जीवन में सोचा अधिकारी बनने का, हम अधिकारी बन गए, चलो हमने जीवन में सोचा कि कुछ लोगों का कल्याण करेंगे, अच्छा से कार्य करेंगे, अच्छा से कार्य कर रहे हैं, तो देखिए वो भी खुशहाल रहता है। तो यहां पर उसने कहा कि मानवीय भावना को भी सुख का स्रोत माना जा सकता है। केवल जो है देखा जाए तो भोजन करने से सुख नहीं मिलता है, अन्य कार्यों से मानवीय जो चेतना है उससे भी सुख प्राप्त होता है। आप किसी का भलाई कर देते हैं, आपको सुख नहीं मिलता है, अच्छा भी तो लगता है, चलो भाई ठीक है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही लोग पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, किसी को पढ़ा दिए, किसी को लिखा दिए, किसी की कोई मदद कर दिए, ये भी तो अच्छा लगता है। लिखिए बेंथम ने सुख दुख के जो स्रोत बताए, बेंथम ने सुख दुख के जो स्रोत बताए वे बाहरी हैं। बेंथम ने सुख दुख के जो स्रोत बताए वे बाहरी हैं। वे बाहरी हैं। मिल के अनुसार सुख का आंतरिक स्रोत भी होता है, सुख का आंतरिक स्रोत भी होता है, सुख का आंतरिक स्रोत भी होता है, और वह है कर्तव्य पालन की भावना। और वह है कर्तव्य पालन की भावना, वह है कर्तव्य पालन की भावना। अर्थात मानवीय भावना को भी सुख का स्रोत माना जा सकता है। मानवीय भावना को भी सुख का स्रोत माना जा सकता है। मानवीय भावना को भी सुख का स्रोत माना जा सकता है। इसी पर देखिए बेंथम ने कहा कि सुख इतिहास और संस्कृति के निरपेक्ष है। चाहे जर्मनी हो चाहे जापान, कहीं भी अपना खा पी के मस्त है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चल रहा है बढ़िया। मिल ने कहा कि ऐसा नहीं है, सुख जो है इतिहास और संस्कृति के निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष भी होता है। सुख को संस्कृति, परिस्थिति और सभ्यता के सापेक्ष मानना चाहिए। हम कहते हैं सुख जो है इतिहास, परंपरा, सोच, विचार, इससे भी तो प्रभावित होता है।
परिस्थिति से भी तो प्रभावित होता है। एक बच्चा है बेचारा छोटा सा, उसका मान लीजिए पिता उसको शाम को ले आके 2 रुपए का टॉफी देता है, देखिए वो कितना बेचारा अपने को अच्छा महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है ना। वो 2 रुपए का देखिए कितना अच्छा महसूस कर रहा है। तो वो कहता है कि परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है। मान लीजिए आज आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, कल के दिन आप लोग अधिकारी बन जाएंगे तो हम लोग बैठ के साथ में अपना हंसी मजाक भी होगा। मान लीजिए सब करिए, हम भी 2 बात बोलेंगे, 2 बात आप भी बोलेंगे, तो बताइए। लेकिन आज तो परिस्थिति है ना पढ़ना, आज हमारा फर्ज है पढ़ाना, आपका फर्ज है पढ़ना। अब आज ही हम लोग ये सब काम शुरू कर देंगे तो फिर पढ़ाई कब होगा, और उसका जो उद्देश्य लेके आए उसका क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहता है सब परिस्थिति बताइए। हमें कहते हैं गांव में कोई, जैसे मैं बच्चे का उदाहरण दिया, तो गांव में जैसे महिलाएं होती हैं, अभी बताइए वो महिलाएं जो हैं बेचारी कहीं जाती आती नहीं हैं, उनको थोड़ा सा ले आके शहर और घुमा देंगे, उतने से बहुत उनको अच्छा लगता है। जिसमें बताया ना कि हमारे यहाँ भी गांव से सब लोग गर्मी छुट्टी में आते हैं, मान लीजिए अक्सर ही अपना घूमते फिरते हैं खूब। हमारे मित्र दोस्त अगल बगल कॉलोनी मतलब जो लोग रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं इनके यहाँ हर बार जो है मेला लगता है, एक गांव से लोग आएंगे, सब मान लीजिए महिलाएं पुरुष सब लोग अपना छत पर बढ़िया से अपना, हाँ अपना कोई दिक्कत नहीं है, उसी में अपना लोग चटाई उटाई बिछा के आराम से सोए हाल में, कोई उनको टेंशन थोड़े ना है। तो लोग परेशान होते हैं, हम बोलते हैं कि भाई देखिए आप लोगों को कोई दिक्कत थोड़े ना है, हमारा पैसा खर्चा हो रहा है। ये गांव के लोग थोड़ा इंडिया गेट घूम लिए, थोड़ा सा हरिद्वार चले गए, थोड़ा इधर उधर चले गए, तो इन लोगों को अच्छा लगता है। इतने ही सुख इन लोगों के लिए बहुत है, इससे ज्यादा ये लोग आशा नहीं रखते हैं। उससे ज्यादा वो व्यक्ति क्या आशा रखता है। देखिए गांव में कितना जाके बोलता है कि हम भैया के यहाँ गए थे, भैया ने हमको ये घुमाया, हमको वो घुमाया, बताओ कितना लगा, 1,000-500 रुपया खर्चा लगा। तो मान लीजिए तो हमें कहते हैं कि ये सब जो चीज है परिस्थिति के अनुसार हुआ ना, इतिहास के अनुसार हुआ ना, मानवीयता के कारण। हम भी गांव देहात के ही रहने वाले हैं, ठीक है, शहर में पढ़ाई लिखा हुआ है इसका मतलब थोड़े ना है, अभी भी गांव देहात से मैं जुड़ाव रखता हूं, हमें भी अच्छा लगता है, वहां मैं समझता हूं बात को, इन लोगों को क्या चाहिए। तो ये बताइए, ये छोटा मोटा जो चीज है परिस्थिति के अनुसार हुआ ना। तो कहता है कि इतिहास परिस्थिति के सापेक्ष सुख होता है। लिख दीजिए नंबर 3, 4 लिखिए। बेंथम ने सुख को, आप भी जल्दी से बन जाइए तो अपने गांव वाले लोगों को घुमाइएगा, और कोई मदद की जरूरत हो तो हमसे बताइएगा। बेंथम ने सुख को इतिहास और संस्कृति के निरपेक्ष माना। बेंथम ने सुख को इतिहास और संस्कृति के निरपेक्ष माना, इतिहास और संस्कृति के निरपेक्ष माना। लेकिन मिल ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन मिल ने इसे स्वीकार नहीं किया, और सुख को, मिल ने इसे स्वीकार नहीं किया और सुख को संस्कृति परिस्थिति, सुख को संस्कृति परिस्थिति और सभ्यता के सापेक्ष माना। सुख को संस्कृति परिस्थिति और सभ्यता के सापेक्ष माना, और सभ्यता के सापेक्ष माना, सभ्यता के सापेक्ष माना। अर्थात सुख दुख परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं, सुख दुख परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं।
एक और लिखिएगा, आलोचना है ना उसमें, एक और लिखिएगा। अब मूल्यांकन लिखिए, इतना ज्यादा बन जगह छोड़िए, अरे 150 सब तो लिखना है। वैसे कौन साहब आपको इस बार निकलना उकलना है कि कॉपी का नोट्स ही बनाते रहेंगे? इस बार एकदम उद्देश्य बनाइए। अब मैं अगले साल नहीं देखूंगा आपको, खत्म बस। अब हो गया बहुत तैयारी, मामले को निपटाया जाए, खत्म किया जाए, एक अध्याय पूरा हो तो दूसरा अध्याय शुरू हो, कि फिर आप ही तैयारी करते रहेंगे, अगली पीढ़ी नहीं आएगी। अब पहले एक काम खत्म हो तब तो अगली पीढ़ी फिर आए। अब मूल्यांकन लिखिए इसका। इस तरह उपयोगितावाद में संशोधन करके मिल लें, इस तरह उपयोगितावाद में संशोधन करके मिल लें बेंथम के अनैतिक दर्शन को, इसको सुअर दर्शन कहा जाता था, बेंथम के अनैतिक सुअर दर्शन को, हाँ सुअर दर्शन, ये कोई व्यक्ति हुआ जो खा पी के अपने मस्त है, उसको सुअर कहा जाता है ना गांव में। व्यक्ति के अनैतिक सुअर दर्शन को नैतिक दर्शन बना दिया। इस तरह उपयोगितावाद में संशोधन करके मिल ने बेंथम के अनैतिक सुअर दर्शन को, बताइए सुअर नहीं हम लोग कहते हैं, गांव में कोई व्यक्ति है जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने चुपचाप अपने खा पी लिए, अब बोलेंगे कि भाई साहब कोई आ हो गया, हम खाना खा लिए, आप खाना खा लिए, मतलब सब लोग घर में खा लिए, नहीं हमको नहीं पता, हम खा लिए अच्छा से। उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एकदम सुअर व्यक्ति हैं, इनको अपने से सिर्फ मतलब है, महास्वार्थी व्यक्ति, अपना सिर्फ सोचेगा व्यक्ति, कहते हैं ना हम लोग गांव में, उसी को हम लोग लिख रहे हैं सुअर दर्शन। भाई सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, कुछ जो नहीं होते मित्र दोस्त में भी आपके होंगे, एकदम स्वार्थी होंगे, हमेशा अपने स्वार्थ की बात करेंगे। जब आपका कुछ पड़ेगा, नहीं भाई साहब, अरे भाई दूसरे व्यक्ति का भी तो कुछ सोचिए, कि अपने ही बारे में सोचेंगे। सुअर दर्शन को नैतिक दर्शन बना दिया, उसे मानवीय चेहरा प्रदान कर दिया, उसे मानवीय चेहरा प्रदान कर दिया, मानवीय चेहरा प्रदान कर दिया, प्रासंगिक बना दिया, प्रासंगिक बना दिया, प्रासंगिक बना दिया। गुणात्मक पहलुओं को मिलाने से, गुणात्मक पहलुओं को मिलाने से, गुणात्मक पहलुओं को मिलाने से, गुणात्मक पहलुओं को मिलाने से आलोचना करने से बचा लिया। अब चलिए उसमें हीगल, ये आप लोगों का एथिक्स खत्म हो जाएगा, पॉलिटी मेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो गवर्नेंस शुरू होगा उसमें, होली के तुरंत बाद। मान लीजिए 1-2 क्लास बचा रहेगा ज्यादा पॉलिटी में, तो खत्म होकर गवर्नेंस शुरू हो जाएगा, इतना ही होगा उसमें। तो हीगल में चलिए, हीगल में पहले जो है इसकी भूमिका, और हीगल में जो गांधी जी का तो पढ़ाई नहीं, अच्छा वो उसको करा के मैं कल करवाता हूँ कुछ व्यवस्था, उसको लिखवाना तो है नहीं, वो तो मैं आप लोगों को बंटवाऊंगा, उसको मैं बंटवाऊंगा ना, उसको बंटवाऊंगा। हाँ इंडियन थिंकर भी स्वामी विवेकानंद और तमाम जो है उसको तो बताना ही पड़ेगा मुझको, नहीं तो नहीं, वो तो मैं करवा रहा हूँ फोटो स्टेट। गांधी जी का क्या है ना कि गांधी जी का फोटो स्टेट करवाता हूँ, गांधी जी का जैसे जो थिंकर में पिछले साल पढ़ाया तो उसी करवा देता हूँ, गांधी जी का हुआ, अंबेडकर साहब का हुआ, ये सब फोटो स्टेट कराता हूँ और सब लोगों को बंटवा दूंगा, कल ही बंटवा दूंगा।
बंटवा दूंगा और उसके बाद उसको समझा दूंगा, बाकी जो जो नहीं है उसको लिखवाऊं दूंगा। इसके पहले 4-5 करा लें, हाँ पहले वेस्टर्न थोड़ा करा लें, इसका भूमिका, फिर इसके बाद जो है नैतिकता का स्वरूप, नैतिकता का स्वरूप, हाँ एकदम करा दूंगा। अरे दीनदयाल उपाध्याय तो आएंगे ही, एकदम 100% सही बता रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय, विवेकानंद, ये सब आने ही वाले लोग हैं, ये सब तो छूटना ही नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और क्या, उनका भी पढ़ा दूंगा, सुशासन वाला। अरविंद का भी पढ़ लेना चाहिए, राष्ट्रवाद, वही अरविंदो घोष या अरविंद एक ही बात, राष्ट्रवाद, वो तो हम लोग का सब्जेक्ट में है ही है, वो फोटो चेक करा के मैं समझा दूंगा। अब इसमें 2 कथन आता है, उसको समझना है। व्यक्ति बनो तथा व्यक्ति का सम्मान करो, व्यक्ति बनो तथा व्यक्ति का सम्मान करो, और जीने के लिए मरना, जीने के लिए मरना। देखिए हीगल जो है देखा जाए तो जर्मन का विचारक है, जर्मन आदर्शवादी है। तो ये जो जर्मन का विचारक है, तो आप जानते हैं कि इसने विचार को जो है संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मान लिया है, और क्या, गुरु तो नहीं कर सकते, मतलब यह है कि हीगल के विचारों से मुसोलिनी ने सब इधर उधर किया। तो विचार को संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व मानता है, और यह मानता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से विचारों की प्रगति की जाती है। द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक मेथड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए वाद है, इसके विरोध में प्रतिवाद आता है। भाई कोई एक विचार आता है तो उसका विरोध होता है प्रतिवाद, फिर एक संवाद आता, भाई थीसिस है, एंटीथीसिस है, सिंथेसिस है। तो आप देखते हैं कि ये संवाद भी कुछ दिन के बाद वाद बन जाता है, फिर इसका विरोध होता है, प्रतिवाद आ जाता है, फिर दोनों में संवाद बन जाता है। भाई इसमें भी कुछ अच्छाई है, इसमें भी कुछ अच्छाई है। मान लीजिए हमने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो आपकी भी कुछ बात सही है, हमारी बात सही है, दोनों मिलाकर संवाद बन गया। फिर मान लीजिए संवाद का भी आलोचना कुछ दिन के बाद होगा, प्रतिवाद, फिर वाद प्रतिवाद आ गया, फिर संवाद होगा, फिर ये वाद बन जाएगा, और फिर इसकी आलोचना होगी, प्रतिवाद, और फिर दोनों मिलाकर जो है संवाद। इस तरह से विचारों का क्रम जो है चलता रहता है। तो इसने बताया कि विचारों की प्रगति होती रहती है। इसके अनुसार राज्य जो है साध्य है, समाज जो है साध्य है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से शरीर में अंग जो है अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, भाई हाथ पैर की शोभा शरीर से ही तो है। हाथ मान लीजिए काट के वहां फेंक दीजिए, क्या शोभा है? शरीर में जुड़कर ही हाथ पैर की शोभा है। तो जिस तरह से शरीर में जो है अंग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, उसी तरह से व्यक्ति भी जो है समाज में रहकर ही प्रासंगिक हो सकता है। राज्य ही जो है देखा जाए तो व्यक्ति को जो है व्यक्ति बनाता है। राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना सार्थक जीवन जी सकता है। तो हीगल ने देखा जाए तो एक प्रकार से राज्य और समाज को जो है साध्य के रूप में मान लिया, और व्यक्ति को जो है कहा कि ये व्यक्ति जो है साधन के रूप में है। और ऐसी दिशा में इसी राज्य समाज में ही रहकर व्यक्ति अपने इच्छा की पूर्ति कर सकता है। पहले भूमिका लिखिए। हाँ, मार्क्स ने ये द्वंद्वात्मक विचार के आधार पर देता है, और मार्क्स ने जो है वह द्वंद्वात्मक जो विचारवाद है उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बदल दिया। पहले भूमिका लिखिए। हीगल जर्मन आदर्शवादी विचारक है। हीगल जर्मन आदर्शवादी विचारक है। जर्मन आदर्शवादी विचारक है।
विचारक है। जिसने विचार को संपूर्ण सृष्टि का सारतत्व माना है, जिसने विचार को संपूर्ण सृष्टि का सारतत्व माना है, विचार को संपूर्ण सृष्टि का सारतत्व माना है, विचार को संपूर्ण सृष्टि का सारतत्व माना है, द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से डायलेक्टिक मेथड, द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से विचारों की प्रगति को स्वीकार किया है, विचारों की प्रगति को स्वीकार किया है, विचारों की प्रगति को स्वीकार किया है, राज्य समाज को साध्य मानता 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 है, और कहता है कि व्यक्ति राज्य समाज में रहकर ही अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है, राज्य समाज में रहकर ही अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है, जीवन को प्रासंगिक बना सकता है, प्रासंगिक बना सकता है। जिस तरह शरीर में अंग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, जिस तरह शरीर में अंग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, उसी तरह व्यक्ति भी, जिस तरह शरीर में अंग अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है, उसी तरह व्यक्ति भी समाज में प्रासंगिक बन सकता है, उसी तरह व्यक्ति भी समाज में प्रासंगिक बन सकता है, क्योंकि राज्य समाज ही व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, राज्य समाज ही व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। अब हीगल के नैतिकता का क्या स्वरूप है, अब एक एक समझिएगा। पहले 4 लाइन लिखवाएंगे, तब 1 2 3 4 लिखिएगा। नैतिकता का स्वरूप या नैतिकता का जो सिद्धांत है, इसको मैं अलग करके लिखवा रहा हूं, ये अलग से 150 शब्द में आता है। और जैसे अभी बताया कि बी ए पर्सन, रिस्पेक्ट ए पर्सन, व्यक्ति बनो तथा व्यक्ति का सम्मान करो, या इसी प्रकार से जो है वह मान लीजिए जीने के लिए मरना, तो ये सब उसका कथन है जो 150 शब्द में आता है। तो ऐसे समझिए, हीगल मान लिया कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, सब में कम या अधिक जो है चेतना पाई जाती है। कोई जड़ वस्तु है तो उसमें कम चेतना पाई जाती है। मानव है, मान लीजिए कोई जड़ वस्तु है, तो ये जो जड़ तत्व है उसमें कम चेतना पाई जाती है, कम चेतना। मान लीजिए मानव है तो मानव में ज्यादा चेतना पाई जाती है, ज्यादा चेतना। भाई इस लकड़ी को काटते तो कहां लकड़ी रोता होता है, बहुत कम चेतना है। मनुष्य को काटेंगे तो थोड़ा रोएगा ना, थोड़ा दुख तो होगा ना उसको, क्योंकि ज्यादा चेतना रखता है। मान लीजिए
तो ऐसी दिशा में देखा जाए तो अब उसी में मान लीजिए कोई मनुष्य कम चेतना रखता है, कोई ज्यादा चेतना रखता है। मनुष्य में भी कैटेगरी है, देख ही रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। और फिर एक देखा जाए तो चेतना का उच्च स्तर भी है, ईश्वर नहीं, जानवर में कम मनुष्य में ज्यादा। अब मनुष्य में भी तमाम तरह के मनुष्य हैं, उनमें भी किसी कम चेतना, थोड़ा से ज्यादा, थोड़ा से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। मनुष्य में भी तो सब में बराबर नहीं होता चेतना। अभी तो बोला कितने लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचेंगे। कहीं मान लीजिए सड़क पर गिरा हुआ 5,000 रुपया है, रखो हटाओ चलो। ऐसे हम लोग उस दिन जा रहे थे, किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर गया होगा, ठीक, तो ऐसे में जा रहा था तो मोबाइल किसी व्यक्ति का मोटरसाइकिल चला रहा था, गिर गया, ऐसे गिर गया। रिक्शा वाला अपना तुरंत मोबाइल उठा के मतलब रख रहा था। तो खैर मेरा ध्यान गया तो मैं रिक्शा वाले को बोला, हमको मोबाइल दो तुम। बोला बाबूजी तो गिरा था। हमने गिरा था तो तुम्हारा तो नहीं था, अब मेरा भी नहीं है, मैं भी नहीं रखूंगा, तुमको भी नहीं रखने दूंगा, मोबाइल निकालो। तो बोला तो हमसे मोबाइल लेके आप रख लेंगे? हमको बाबू पहले मोबाइल निकालो, उस मोबाइल में जो है एक काम करेंगे, वो मोबाइल है ना वो वाला, उससे फोन करेंगे दूसरे को, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखता हूं उसका पासवर्ड नहीं लगा होगा तो फोन हो जाएगा। और इमरजेंसी कॉल भी तो हो जाती है, इमरजेंसी में भी आजकल नंबर रहता है। तो मान लीजिए वो बोला आप ले लेंगे, तो हम कह रहे पहले मोबाइल निकाल दूं। तो मान लीजिए मोबाइल निकाला, खैर उसमें पासवर्ड नहीं लगा था, उसमें जो है इमरजेंसी नंबर भी था। मान लीजिए S10 रहा होगा मोबाइल, हो 60-70 हजार रुपये का रहा होगा मोबाइल, हो उसमें मान लीजिए एक इमरजेंसी नंबर था उसकी वाइफ का, तो उस पर नंबर को हमने दबाया तो नंबर मिल गया। तो उनकी मैसेज उठाई तो अपना मान लीजिए हम बोल दिए कि ऐसा है बहन जी कि ये मोबाइल किसी का है, जो भी आप हों, और ये जो है हमारा एड्रेस है, हमारा नंबर लिख लीजिए। भाई साहब को बोल दीजिएगा घर पे आके मोबाइल लेते जाएंगे, या नीचे कॉलोनी में आ जाएंगे तो गेट पे मैं दे दूंगा या भिजवा दूंगा। मान लीजिए खैर वो अपना जो भी हो, 2 घंटे बाद बेचारे फोन किए कि भाई साहब मैं गेट पे आ गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं गेट पे आके आपको दे देता हूँ। हम बोले जाइए आपका मोबाइल है। तो मान लीजिए उस मोबाइल से क्या बन बिगड़ जाएगा 50-60 हजार रुपये से। रिक्शा वाला तो मान लीजिए, रिक्शा वाला ही क्या कर लेता उसको, उस किसी को बेच देता 10-20 हजार रुपये में, 10 हजार के 5 हजार में, उसको क्या पता कि वो जो है 50-60 हजार का है। वो तो मान लीजिए जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको हमको पता है ना कि भाई S10 का दाम 60 हजार 70 हजार रुपया है। तो मान लीजिए हमें कहते हैं और उसमें कम चेतना है, थोड़ी सी हमें ज्यादा चेतना है, हमसे ज्यादा और चेतना है, और लोगों में चेतना है। इस तरह से चेतना ज्यादा से ज्यादा जो है नहीं, जैसे गिरा हुआ पैसा है तो लोग अपना ये सोचते हैं कि चलो किसी का नहीं तो मैं रख लेता हूं। हमें कहते हैं मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति पैसा ले लिया, चलिए फिर भी ठीक है। कोई अमीर व्यक्ति पैसा उठा के क्या करेगा, उठा के उसको गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए, रिक्शा को लो पकड़ो। लेकिन आपको ऐसे ही अमीर लोग मिले तो मैं क्या करूं? अरे बात समझिए, ऐसा हो जैसे मैं कहां कर रही बताइए, वो व्यक्ति पैसा वाला कैसे बना है, बचा बचा कर ही तो बना है। ये बताइए, वो बचा बचा कर बचा है। मान लीजिए लेकिन ऐसे सोचिए, लेकिन ये बताइए
ऐसा आप ये तो नहीं कर सकते कि 100% ऐसा है। हाँ, अपवाद भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपवाद हो सकता है ना। सामान्य प्रवृत्ति तो यही है, जैसा आप बता रहे हैं कि जितने जो धनी व्यक्ति होता है उतना ही कंजूस होता है, जितना जिसके पास पैसा होता है उतना ही कंजूस होता है, सामान्य रूप से तो है ही है। सही। तो हम लोग जैसे ये कह रहे थे कि वो हीगल ये कहता है कि किसी में कम चेतना है, किसी में ज्यादा चेतना है। तो हम लोग यदि प्रयास करें तो धीरे धीरे अपने विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को नैतिक बना सकते हैं, यदि हम प्रयास शुरू करें। और यह कार्य जो है वो देखा जाए तो उन 3 चरणों में, उसने बताया कि 3 चरणों में किया जाता है। आंतरिक प्रेरणा है, आत्म साक्षात्कार है, स्वयं से अनुभव है। कहीं न कहीं जो है वह विभिन्न चरणों में, 3 चरणों से गुजर कर हम लोग जो है नैतिक बन सकते हैं। तो हीगल ने देखा जाए तो नैतिकता के लिए 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया। पहले 4 लाइन लिख दीजिए। हीगल का नैतिक सिद्धांत या नैतिकता का स्वरूप या सिद्धांत, जो भी एडी बनाए हैं। हीगल ने माना कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में कम या अधिक चेतना पाई जाती है। जितनी भी वस्तुएं हैं सब में कम या अधिक चेतना पाई जाती है। जड़ में सबसे कम, जड़ में सबसे कम, जड़ का मतलब जड़ तत्व, मैटर, जड़ में, जड़ तत्व में सबसे कम, तथा मानव में सबसे ज्यादा चेतना पाई जाती है। तो ये कहता है कि मनुष्यों में भी ऐसे चेतना का स्तर होता है। वही लिखवा रहा था कि जड़ तत्व में सबसे कम और मानव में सबसे ज्यादा चेतना पाई जाती है। व्यक्ति, हाँ उसी में, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करके अपने नैतिक जीवन को, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करके अपने नैतिक जीवन को निरंतर उच्च बना सकता है, निरंतर उच्च बना सकता है। यह कार्य आंतरिक प्रेरणा, यह कार्य आंतरिक प्रेरणा, यह कार्य आंतरिक प्रेरणा से किया जा सकता है। वही सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मिस्ट्री, सेल्फ डिटर्मिनेशन आंतरिक प्रेरणा से किया जा सकता है। हीगल ने नैतिकता के विकास के लिए 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया। हीगल ने नैतिकता के विकास के लिए 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया, 3 अवस्थाओं को स्वीकार किया। तीन अवस्थाओं को स्वीकार किया। नंबर 1 लिखिए, 3 अवस्थाओं से गुजरता है। नंबर 1 बाध्यता की अवस्था। नंबर 1, अब तीनों चरण लिखवा दें। बाध्यता की अवस्था, बाध्यता की अवस्था, बाध्यता की अवस्था का मतलब समझिए। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है, निम्नतर स्थिति है, जहां व्यक्ति दंड के भय के कारण डांट डपट से नैतिकता का पालन करता है। यहां नैतिकता जो है मनुष्य पर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे छोटे बच्चों को, या मान लीजिए हम ही लोग, आप लोगों को डांटते हैं, टेस्ट नहीं दिए ना, तो मान लीजिए हम क्लास में ही डांट देते हैं, कितने लोग बुराई मान जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, इतना न डांटूंगा तो आप 20 टेस्ट में 10 भी तो नहीं देंगे, मेरा भी तो मजबूरी समझिए। आप फेल होके आएंगे तो तब कितना कष्ट होगा, आप मार्कशीट लेके आएंगे तब कितना कष्ट होगा, कितना। अब सर जानते, एथिक्स में 80 नंबर मिला, आप ही से पढ़ा था, ये बताइए, और बेइज्जती होगा ना मेरा। अभी तो डांट डपट ठीक है,
तो ये कहता है कि शुरुआती दौर में बाध्यता की अवस्था, बच्चा लोग को डांट डांट के नैतिकता सिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा देखिए घर में रहता है, ऐसे अपना खड़ा रहता है ना, मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो उसकी माँ क्या करती है, उनको पकड़ के पहले पैर छुआती है, दादा है पैर छू लो, और देखिए रोने भी लगता है, लेकिन उसको जबरदस्ती दोनों हाथ पकड़ के उसको पैर छुआया जाता है। 10-5 बार ऐसे ही किया जाता है। उसके बाद देखिए जब भी दादा आएंगे तब तुरंत बेचारा अपना झुककर दोनों हाथ से पैर छूता है, क्योंकि उसको हम लोग शुरुआती दौर में यदि नहीं दबाव डालेंगे फिर दादा को भी गुड मॉर्निंग करना शुरू कर देगा वो। और कहीं गांव के दादा होंगे तो बोलेंगे यही सिखाए, बताओ यही सिखाए हो ना, आशा नहीं थी। लिखिए तो उसमें नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है। नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है जहां व्यक्ति, नैतिक विकास के दृष्टिकोण से यह प्राथमिक अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है या निम्नतर अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है जहां व्यक्ति दंड के भय के कारण, जहां व्यक्ति दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है, दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है। दंड के भय के कारण नैतिकता का पालन करता है। यहां नैतिकता मनुष्य पर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अंतः प्रेरित नैतिकता का मतलब होता है कि अब मान लीजिए कुछ डांट डपट किए बच्चा लोगों को, तो उसके बाद व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करना शुरू कर देता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति से समाज के नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। मनुष्य जो है नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष जो है बना रहता है। व्यक्ति सोचता है कि ये सामाजिक हित है, ये हमारा व्यक्तिगत हित है, तो नैतिकता की उच्च अवस्था इसको हम नहीं कह सकते हैं। लिख दीजिए, व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर, व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर, अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है। व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर उचित कार्य करता है। स्वतंत्र इच्छा अनुसार समाज के नियमों का पालन करता है। स्वतंत्र इच्छा अनुसार समाज के नियमों का पालन करता है। स्वतंत्र इच्छा अनुसार समाज के नियमों का पालन करता है और मनुष्य नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है, और मनुष्य नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है। स्वतंत्र इच्छा अनुसार समाज के नियमों का पालन करता है और मनुष्य नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है। मनुष्य नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है, लेकिन व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष दिखाई देता है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष दिखाई देता है। अतः नैतिकता की उच्च अवस्था इसे नहीं कहा जा सकता। अतः नैतिकता की उच्च अवस्था इसे नहीं कहा जा सकता। नैतिकता की उच्च अवस्था इसे नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, एकीकरण की अवस्था। एकीकरण की अवस्था, इसको बस लिखवा दें। एकीकरण की अवस्था, एकीकरण की अवस्था का मतलब होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक हित का एकीकरण। लिख दीजिए, इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित का एकीकरण होने लगता है।
इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित का एकीकरण होने लगता है। एकीकरण होने लगता है। व्यक्ति अपने विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है। व्यक्ति अपने विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है। व्यक्ति अपने विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है। अपने विवेक का पर्याप्त विकास कर लेता है। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है। अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मान लेता है। समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है। समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है। समाज कल्याण में ही अपना व्यक्तिगत हित समझने लगता है। इस तरह सामाजिक तथा व्यक्तिगत हित, इस तरह सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित का अंतर समाप्त हो जाता है। सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित का अंतर समाप्त हो जाता है और इसे ही नैतिकता की उच्चतम अवस्था कहा जा सकता है। इसे ही नैतिकता की उच्चतम अवस्था कहा जा सकता है। इसे ही नैतिकता की उच्चतम अवस्था कहा जा सकता है। कल इसको करा दूंगा, बी ए पर्सन एंड रिस्पेक्ट ए पर्सन, उसको लिखवा दूंगा कल। ठीक है।